डियर सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, 2023 का जो आपका वैकेंसी आ चुका है, जो आप लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार ज़्यादा थोड़ा वैकेंसी आएगा, तो यस, इस बार आपके 300 प्लस हैं, 322 वैकेंसी है। यदि आप इधर देखो तो 2019 में आपका इसके क्लोज इनफैक्ट इससे थोड़ा-सा 330 इनिशियली 323 आया था उसमें भी वैकेंसी, फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ा करके 330 शायद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2020 में देखो तो कम वैकेंसी था, 21 में इधर कपल ऑफ इयर्स में इधर लोअर साइड में था। फिर 22 में भी आपके मीन्स 253 वैकेंसी, फिर आपके 23 है, इसमें आपके 322 वैकेंसी है। जो सीआईएसएफ में लग रहा था कि कम वैकेंसीज आएगी, वो आपकी उतनी कम नहीं है, आपकी वैकेंसीज ठीक-ठाक है। सो सीआईएसएफ में ही इनफैक्ट देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर है, 91 जो है हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखा जाए तो बीएसएफ में 86 है, अदरवाइज़ 91 सीआईएसएफ में है। तो अब आपके पास वैकेंसीज आ गई है। अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो सर ये करेंगे, वो करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, कभी एसएसबी है, कभी सर ये भी मैंने एग्ज़ाम भर रखा है, मैंने पीसीएस भी भर रखा है, सर मैंने सीजीएल भी दे रखा है। डियर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, यदि आप रियली इतने कैपेबल हो कि आप एक साथ 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम कर सकते हो, तो नो डाउट आप जीनियस हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता में। लेकिन यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मैं 10 आवर्स मुझे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के मुझे एक लगता है हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं 2 आवर्स, 3 आवर्स भी पढ़ कर के निकाल लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैं, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, जो विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कोचिंग, दे आर डूइंग दैट और एवरी ईयर ऐसे होते हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछो, दूसरे से ना देखो, कौन किसने अच्छा किया है या क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो, आप ज़िम्मेदार हो। आपकी सफलता के लिए भी आप ज़िम्मेदार हो और आप अपनी असफलता के लिए भी ज़िम्मेदार हो। हमेशा ये होता है कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भर रहे हैं, इतने सो मेनी लाख्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। एवरी ईयर जो मैंने डिटेल ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। सपोज़ ऑन एन एवरेज 3 लाख के आस-पास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में सीएपीएफ एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं। 3 लाख में लेकिन एग्ज़ाम कितने दे रहे हैं? 90,000, 95,000। इधर देखो लास्ट 10 इयर्स का यदि हम देखते हैं, तो 2013 इसमें 1,12,000 समथिंग कैंडिडेट थे। फॉर्च्यूनेटली उसी ईयर में मैं क्वालीफाई हुआ था। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिए थे एक्चुअली, मैं फॉर्म की नहीं, एग्ज़ाम जो दिए थे वो 1,12,000 समथिंग था। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तब शायद मैं ऑब्वियसली है उतना चीज़ों को जानता भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे पता था कि जो कट ऑफ अभी जा रहा है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, ये इस स्टैंडर्ड का है, तो मैं इतने कर सकता हूँ तो हो जाएगा। आप अपने पॉज़िटिव और नेगेटिव को पहचानो, आप अपने प्रोस एंड कॉन्स को पहचानो। यदि आपको लगता है कि हम किसी पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सर मैं 190 कर सकता हूँ पेपर 1 में, बिलीव मी आप कर सकते हो। कोई बोलेंगे 1 सर मैं 250 भी कर सकता हूँ। तो मुझे उसमें वो भी मानना पड़ेगा कि यस आप बेटर जानते हो। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो मैं मार्क्स देखता हूँ, जो कैंडिडेट के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अब नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का तो मैं हर का नहीं जान सकता हूँ ना। नॉन सेलेक्टेड उन कैंडिडेट्स का ही मैं जानता हूँ, जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे से बताते हैं या जिनके डीएएफ हमारे पास हैं, जो रिटन क्वालीफाई हैं लेकिन फाइनली सेलेक्टेड नहीं हुए। अब लेकिन 1 लाख कैंडिडेट या 90,000 या 80,000 मैं सबका नहीं कह सकता हूँ ना। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बोलेंगे सर मेरे 205 आ गए पेपर 1 में, लेकिन मैं पेपर 2 ही क्वालीफाई नहीं किया। तो यस, यू मे बी व्हाई आई शुड डिबेट यू। आपके लिए भी मैं यही कहता हूँ, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो इन डिस्कशन डिबेट में मत जाओ। कौन क्या कहते हैं, ये तब मानो एक तरह से जब आपको लगे कि हाँ, ये जो भी पर्सन है
वो जेन्युइन है, बोनाफाइड है, इन्होंने कभी प्रूव कर रखा है, कुछ चीज़ों को, इनके पास जीवन का एक्सपीरियंस है तब। लेकिन उसे भी अपने मूल्यों के कसौटी पे तौलो। मैं लंबे समय से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो मैं एक जनरलाइजेशन को लेकर के बोल रहा हूँ। आपको मैं इंडिविजुअली में भी नहीं जानता होऊंगा। आप इस वीडियो को कौन देख रहे हैं, मुझे डिटेल नहीं पता है ना कि कितने लोग देख रहे हैं। हाँ, कितने लोग देख रहे हैं ये तो पता है कि कितने व्यू हुए, लेकिन कौन देख रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है। अब मैं हर पर्सन को तो टारगेट नहीं कर सकता हूं ना कि इंडिविजुअली आपकी ये। हाँ, जब आप मेरे से जुड़ते हो, जब आप आइदर टेस्ट लिखते हो, जब आप कुछ प्रोग्राम से जुड़े हुए होते हो, या पर्सनली आप मुझे मैसेज करते हो, तब मुझे पता होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, आप अपनी वीकनेस को पहचानो। जब रिटन क्वालिफाई जो कैंडिडेट करते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, और खास करके जब इनिशियल फेज में इंटरव्यू प्रिपरेशन में, अब आखिरी फेज में जुड़ोगे तो मैं वो प्रैक्टिस सबको नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन इनिशियल फेज में जो भी जुड़ते हैं तो मैं स्वोट एनालिसिस करवाता हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आप उसको पहचानो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए इस समय? 150 के आसपास का टारगेट पेपर वन में, 100 के आसपास का टारगेट पेपर टू में, और 90 प्लस का, मतलब या 100 का टारगेट इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट में। ये एक जनरलाइजेशन है, लेकिन क्या सबके ऐसे साथ ऐसा होगा? नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो आप में से जो 130 पेपर वन में लाओगे, लेकिन हो सकता है 110 आप पेपर टू में ला सकते हो, इंटरव्यू में 110 ला सकते हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो गए 170, मैंने तो बोला 150, लेकिन आप 170 ला सकते हो, 165 ला सकते हो, लेकिन पेपर टू में 85 ही आया, इंटरव्यू में आपके 89 ही आया। तो आप अपने को पहचानो, आप अपने जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और यदि आप ये अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, तो दैट्स मीन यू आर आउट ऑफ रेस। तो मैंने जो बताया कि जो इंटरव्यू, सॉरी, जो आपके एग्जाम देते हैं, तो सपोज 3 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, और एग्जाम कितने दिए? 90,000, 95,000, 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000। सो यदि 1 लाख में एक बेंचमार्क मान लूं अभी, तो 1 लाख यदि कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से मेरा मानना है, जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ जो कैंडिडेट्स का, उसमें एक्चुअल में 20,000 पीपल में आपका फाइट है। 20,000, तो एक चीज जो आप 3 लाख देख करके घबराते हो, तो 3 लाख में तो एक्चुअली 2 लाख दे ही नहीं रहे ना। तो आप उनसे भी भयभीत हो रहे हो, जो भय है ही नहीं है। जो लोग एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, आप उनको भी अपना कंपटीशन में मान ले रहे हो, वो हमारे कंपटीशन में नहीं है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि 20 से 25 ईयर्स एज है फॉर्म भरने का, तो मैं उन कैंडिडेट्स को 20 से 25 में क्यों कैलकुलेट करूं जो एक्चुअली पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो जो एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये आना है कि 1 लाख जस्ट है। अब 1 लाख में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पेपर वन में कितने लाएंगे? तो 30 मार्क्स, 40 मार्क्स। पेपर टू उनका चेक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कट ऑफ उस लेवल में नहीं आते। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी फाइट जो है एक्चुअल में, यदि आप प्रिपरेशन में वेल प्रिपेयर्ड हो, तो आपका कंपटीशन 20,000 में है। अब उस 20,000 में मान के चलो इस बार जो आपकी वैकेंसी है 322, तो रिटन में जो रिजल्ट दिया जाएगा वो 2100 के आसपास अप्रॉक्स। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा डेफिनेट नहीं है, या मे भी कम भी दिया जा सकता है, क्योंकि इधर देखोगे कि 1-2 साल से लिटिल थोड़ा सा जैसे 22 वाले में देखो, तो वैकेंसी के अनुसार शायद लिटिल एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाना चाहिए था, तो मे भी हो सकता है 1900 भी दिया जाए, लेकिन स्टैंडर्ड यदि मैं मानता हूँ तो 2100 के आसपास उन्हें रिजल्ट देने चाहिए। तो ये अपना ध्यान रखो। एक चीज, जैसे आप स्ट्रेंथ अपने पता किए कि हमारे पेपर वन अच्छा है या पेपर वन खराब है, या पेपर टू अच्छा है या पेपर टू खराब है, या पेपर वन है तो उसमें हमारा पेपर वन में कौन सा कंपोनेंट अच्छा है। हमारा मैथ अच्छा है तो दैट्स फाइन, साइंस अच्छा है दैट्स फाइन, लेकिन कोई वीक पोर्शन है, मान के चलो हिस्ट्री आपको कंफ्यूजन है, पॉलिटी आपको कंफ्यूजन है, ज्योग्राफी आपको कंफ्यूजन है, तो अब ये देखो ना कि क्वेश्चंस मेजोरिटी कहाँ से आ रहे हैं? बेस एनसीईआरटी से आपके आ रहे हैं, जो एस्थेटिक पोर्शन के हैं।
जो क्वेश्चंस हैं स्टैटिक नेचर के, वो आपके बेसिक एनसीईआरटी से आ रहे हैं, या समटाइम स्टैटिक पोर्शन का ही है लेकिन वो न्यूज में था। अब सपोज नन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर एग्जांपल है, तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कब हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट से। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ, तो लास्ट टाइम उसका क्या है, 100 ईयर्स पूरा हुआ था। तो नो डाउट अभी उसका इंपॉर्टेंस है। गांधी जी बेलगांव सेशन में 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो नेक्स्ट ईयर उसका 100 ईयर्स पूरा होगा, तो वो न्यूज में है। किसी चीज का 150 ईयर्स पूरा हुआ, या किसी चीज का हम 200 पूरा हुआ, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मे बी वो स्टैटिक है, लेकिन शायद करंट में वो चर्चा में था, उसके लिए वो न्यूज में आया, और वो आपका स्टैटिक होते हुए भी क्वेश्चन पूछा गया करंट से लिंक करके एक तरह से। कुछ और चीजों को देखो, जैसे लास्ट 10 प्लस ईयर का, 10 ईयर्स का पेपर को आप देखो, पेपर को एनालाइज करो, उसको समझो। यदि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कर लिए हैं इधर, 2012 से लेकर के 22 तक में 11 ईयर्स के। तो यानी कि इकोनॉमी वाला पार्ट हमने कर लिया है, पॉलिटी वाला पार्ट कर लिया है, और आपका हिस्ट्री अभी चल रहा है। उसके बाद हिस्ट्री के बाद साइंस में सारी मेरा कोशिश है कि 31 मई तक मैं सारा इसको कवर कर लूंगा। आप उन पेपर को देखो, सपोज अब पॉलिटी देखो, पॉलिटी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ। अब इसमें से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, अब ये इसमें से देखोगे कि रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तो और कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीटेड नेचर के रहते हैं, कि सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया, फिर आपसे वो पूछा जा रहा है, तो उसको आप एक्स्ट्रा करो। फिर आपकी पेपर 2 की बात होती है, तो आप यदि हिंदी मीडियम से हो तो मे बी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिक ग्रामर आप पढ़ो। आपको क्या है, 10th लेवल का जरूरत है, वो आप किसी भी बेसिक बुक से पढ़ सकते हो। और जो वंस आप पढ़ लिए, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल, एडिटोरियल का मतलब ये नहीं है कि आप डेली पूरा बैठ करके उसी को पढ़ने लगोगे, नो। एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स डेली पढ़ो। 2 आर्टिकल्स छोटे छोटे, एक आर्टिकल छोटा ले सकते हो, एक थोड़ा बड़ा ले सकते हो, और उस 2 आर्टिकल को पढ़ो। अभी भी आपके पास 100 प्लस डेज हैं, आप इसको डेली प्रैक्टिस में रखो कि 2 आर्टिकल्स डेली। उसके बाद जो कुछ आप पढ़ते हो उसको एक्सप्लेन करने की हैबिट आपके पास होनी चाहिए। अब वो एक्सप्लेन कहाँ कर सकते हो, या तो सपोज आप किसी के साथ रहते हो, आपके साथ कोई प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनको उस चीज को समझाओ यदि वो सुनने के लिए तैयार हो, या फिर उसको लिखो, या खुद से बोलो, या किसी से सपोर्ट लो, या फिर लिखो उसको और चेक कराओ। तो किसी भी कैंडिडेट्स के जो भी साथ में रहते हैं, मान के चलो वो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट इन द सेंस उन्होंने समवेयर प्रूव कि हाँ डिजर्व करते हैं, या तो सीएससी का प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, मेंस लिखा हुआ है, या स्टेट पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट में ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई हैं, या कोई भी आपके ऐसे हैं जिनकी अच्छी है स्किल्स चेक करने की, तो आप उनसे चेक कराओ। या आप जिस समय सेल्फ इवेल्युएशन के लायक हो, तब तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक ही नहीं सकता। और यदि नहीं, तो कहीं भी टेस्ट लिखो प्लीज, कहीं भी जहां आपको लगता है, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वहां करो। फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये टेस्ट के चार्ज लगते हैं, देर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। आप, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, कि अभी मैंने खुद बोला कि यदि आपके कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, साथ में रहते हैं, वो आपका जो लिखा हुआ चेक करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, आप उनसे कराओ, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा नहीं है, तो आप कहीं भी टेस्ट लिखो। फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के। पेपर 2 में ऑब्वियसली होता है मैनुअली कॉपी चेक करना पड़ता है, मैनुअली इन द सेंस की उसमें हर पैराग्राफ में, हर लाइन में देखना पड़ता है कहाँ मिस्टेक्स कैंडिडेट कर रहे हैं, उसके आधार पे सजेशंस देना होता है। तो आप अपने को पहचानो, अपने को रिकॉग्नाइज करो, और हमेशा ध्यान रखो कि आप जिम्मेदार हो, सफलता के लिए भी और असफलता के लिए भी। यूपीएससी के एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 10 क्वेश्चंस दे दिया जाए और इसी 10 क्वेश्चन में से 4 ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बीए का, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है आपका, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, और उस कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छा करना होता है।
यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 98%, 96%, 97% लाए हुए होते हैं, और यहाँ आते हैं तो कितने आते हैं, 40% लाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये डिफरेंट गेम है। कुछ चीजें हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में अच्छा मार्क्स आ जाता है, ग्रामर में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन एग्रीगेट टाइम भी कॉन्स्टेंट आपका है, ये भी ध्यान रखना है कि 3 आवर्स में पेपर आपको कंप्लीट करना है। सो द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। जहां आपको मौका मिलता है वो करें, टेस्ट वगैरह लिखना है तो वो टेस्ट लिखें, लेकिन अपने टाइम को बर्बाद ना करें। कभी ये लगता है कि मैं 5,000 क्यों बर्बाद करूं, क्यों? तो ये प्रश्न उस कैंडिडेट से पूछो कि जो 2 नंबर से सेलेक्ट ना हुए फाइनल, उसे बोलो कि 50,000 दिया जाए और 2 नंबर बढ़ जाए तो क्या देने के लिए तैयार हो? बोलेंगे 50 छोड़ो, 1 लाख में भी हम तैयार हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। जब आपके पास एज है, अटेम्प्ट है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसका उपयोग करो। ये कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हो गए तो आपका सीट वैकेंट रह जाएगा, नो। हाँ, ये होता है, एक सर्विसमैन के कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो उनके सीट वैकेंट रह जाते हैं। लेकिन ऐसे आप ये सोचोगे कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो सीट वैकेंट, नो। और हमेशा ध्यान रखो कि जब आप सेलेक्ट होते हो तो पीछे आपने क्या मिस्टेक्स हुए, क्या गलतियां हुई, ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब तक सेलेक्ट नहीं होते हो तो हर कोई आपके मिस्टेक्स को देखता है। तो समय रहते अपने को रिकॉग्नाइज करो, अपने को पहचानो, और जो हो सकता है उसके लिए करो। आपने यदि टाइम लगाया है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यदि आप सीरियस में हो, सिर्फ आप फॉर्म भर दिए हो, मैं उसमें सीरियस ये काउंट नहीं करता हूँ। लेकिन जो मैं बताता हूँ कि 20,000 रियल में कंपटीशन में है, यानी 20% रियल में कंपटीशन है, यदि आप उनमें से हैं, तो प्लीज प्लीज पुश योर सेल्फ। दिस इज द गुड चांस, एवरी ईयर्स मैटर। आप इस साल सेलेक्ट होते हो और 2 साल बाद सेलेक्ट होते हो, बहुत डिफरेंस होगा, और बहुत नुकसान भी है उसका। ठीक है, समय रहते उन चीजों को करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें बताएं, और जो हमसे हो सकता है वो मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू।